आप सबका एसएसटी की क्लास में स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में 6 पॉइंट तक जिक्र किया था कि मांग को प्रभावित करने वाले 7 कारक हमने लिखे थे, उसमें हमने 6 को एक्सप्लेन कर लिया था। आज हम 7वां कारक लेके चले हैं और उसका नाम है आपका अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें। महत्वपूर्ण है, पिछली भर्ती में भी यहां से क्वेश्चन आया था और उम्मीद है कि यहां से फिर क्वेश्चन आएगा। हर भर्ती में एक आध भर्ती छोड़ के इस पे क्वेश्चन जरूर आता है, अहम है। सबसे पहले हमें बात ध्यान रखनी है कि यहां जो बात हुई है अन्य वस्तुओं की नहीं हुई। ध्यान रखना, ऑप्शन में अन्य वस्तुएं मांग को प्रभावित नहीं करती। मांग को कौन प्रभावित करती है? अन्य संबंधित वस्तुएं, यानी कि संबंध होना जरूरी है। यहां शब्द जो है इसको ध्यान से सुने, अन्य संबंधित वस्तुएं शब्द है, ना कि अन्य वस्तुएं। संबंध दो प्रकार के होते हैं। अन्य संबंधित वस्तुएं, संबंध कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला जो संबंध होता है उस संबंध को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन संबंध। जो हमने डिस्कशन किया था कि स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी होती है, उससे रिलेटिव है प्रतिस्थापन संबंध। स्थानापन्न संबंध भी कहते हैं। यह संबंध कहां से निकल के आया है? प्रतिस्थापन वस्तुएं से। इसमें 2 वस्तुओं का जिक्र किया जाएगा, एक्स वस्तु की कीमत, वाई वस्तु की मांग। यहां 2 वस्तुएं होंगी, एक एक्स और एक मांग। एक्स और वाई के अंदर 2 वस्तुएं हैं, एक्स और वाई, और इनके अंदर जो संबंध है वो कौन सा होगा? प्रतिस्थापन। कहने का मतलब है दोनों वस्तुएं आपस में प्रतिस्थापन संबंध स्थापित करती हैं। और प्रतिस्थापन संबंध मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कौन सी होती है। एग्जाम्पल आप ध्यान रख लिया करें। प्रतिस्थापन संबंध कौन सा होता है? जब नाम से स्पष्ट है, नाम खोलो, संधि को तोड़ दीजिए, इस संधि विच्छेद कर दीजिए, आपको आंसर मिलेगा स्थानापन्न। स्थान को अपनाना। पहली वस्तु जो काम कर रही है दूसरी वस्तु भी वही काम कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों वस्तुएं आपस में कैसी है? स्थानापन्न। हम इसके लिए एक ऑप्शन रख लिया करो, चाय कॉफी। जैसी हमने चाय कॉफी रख लिया तो अपने में समझ में आ जाए कि जो वस्तुओं का जो नेचर है, आपस में वस्तुएं किस प्रकार से संबंधित है, वो प्रतिस्थापन संबंधित है। इससे पहले हमने कीमत का जिक्र किया, लेकिन एक ही वस्तु थी, यहां कितनी वस्तुएं? 2। इसको प्रॉपर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। देखो जी, यदि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वाई वस्तु की मांग भी बढ़ेगी, और एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो वाई वस्तु की मांग भी कम होगी। हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था, जब दोनों में परिवर्तन एक ही दिशा में हो, दोनों बढ़े या दोनों घटे, तो उस चीज को बोलते हैं हम प्रत्यक्ष संबंध।
इसी को हम बोलते हैं घनात्मक संबंध और इसी को हम बोलते हैं सीधा संबंध। तो यदि दोनों वस्तुएं प्रतिस्थापन रूप से संबंधित है, स्थानापन्न रूप से संबंधित है, अर्थात दोनों वस्तुएं कैसी हैं, चाहे कॉफी का नेचर रखती है, कहने का मतलब एक वस्तु के स्थान पे दूसरे वस्तु को प्रतिस्थापित किया जा सके, यानी कि एक वस्तु जो काम करती है वही काम दूसरी वस्तु करती है और उनके बीच में जो संबंध बनेगा वो कौन सा बनेगा, पॉजिटिव या धनात्मक या सीधा। इसका मतलब है एक्स वस्तु की कीमत लेनी है और वाई वस्तु की क्या लेनी है, मांग लेनी है। कितनी वस्तुएं रखनी है, दो, एक की कीमत और एक की मांग। अब इसको सिद्ध कर सकते हैं हम, ऐसा बिल्कुल इजी है, आपको कहीं रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। इस चीज को समझे भाई। आप ये देखो कि ये दो दुकानदार है, एक चाय बेच रहा है और एक कॉफी बेच रहा है। एक चाय बेच रहा है और एक क्या बेच रहा है, कॉफी। अब चाय वाला कह रहा है कि मेरा जो चाय का रेट है वो 10 रुपए है, कॉफी भी मान लीजिए वो कह रहा है 10 रुपए है। चाय वाला भी 10 कह रहा है और कॉफी वाला भी 10 कह रहा है, क्योंकि यहां दोनों वस्तुओं को हमने क्या दिखाना है, स्थानापन्न दिखाना है। स्थानापन्न कौन सी होती है, जो एक के स्थान पे दूसरे का इस्तेमाल किया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं चाय और कॉफी। तो दोनों ही 10-10 रुपए रेट लेके बैठे हैं और ये जो ग्राहक हैं, ग्राहक को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में उपभोक्ता कहते हैं। एक ही मतलब है, उपभोक्ता को साधारण शब्दों में हम ग्राहक बोल देते हैं और इकोनॉमिक्स की भाषा में हम उपभोक्ता बोलते हैं। इनकी संख्या मान लीजिए 500 है। हम 500 लोगों को या तो चाय पीनी है या कॉफी पीनी है। यदि वो एक व्यक्ति चाय पी लेता है वो कॉफी की जरूरत महसूस नहीं करता, और यदि जो कॉफी पी लेता है वो चाय की महसूस नहीं करता। इनका मतलब इन दोनों में से एक ही वस्तु का उपभोग होगा। क्यों, जो काम चाय करती है वही काम क्या करती है, कॉफी करती है। तो इसका मतलब या तो वो चाय की ओर मूव होगा या फिर वो कॉफी की ओर मूव होगा। अब हम किसी को भी एक एक्स वस्तु मान लीजिए और एक को वाई मान लीजिए। मैं चाय को एक्स मान लेता हूं, भी चाय कौन सी वस्तु है, एक्स, और कॉफी को मैं कौन सी वस्तु मान लेता हूं, वाई। तो जैसे यदि आप भूलते हो तो आपको ये 2 मिनटों में ये क्लियर हो जाएगा, और मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक भी दे दूंगा इसका। यदि आप लॉजिक पे नहीं भी जाना चाहते हो, इतनी गहराई में नहीं जाना चाहते हो, समझना जरूरी है, समझ लीजिए। इसके बावजूद भी मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा जिससे 2 मिनटों पे आप आंसर को टिक कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है, इस धैर्य से इसको समझे। तो चाय को मैंने एक्स कह दिया, कॉफी को मैंने वाई कह दिया। अब ये क्या कह रहा है कि एक्स वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब चाय वाला कहता है कि नहीं जी, अब मैं ये चाय 15 रुपए की दूंगा, 10 रुपए की बजाय कितने की दूंगा, 15 रुपए की दूंगा। चाय वाले ने अपना रेट बढ़ा दिया। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लीजिए पहले की कंडीशन एक बार पढ़ लेते हैं, अपने पहले की कंडीशन को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसके ऊपर चलते हैं। चाय का रेट क्या है, 10 रुपए, कॉफी का रेट क्या है, 10 रुपए। तो स्थिति यह हुई कि 250 लोगों ने चाय पी और 250 लोगों ने कॉफी पी, क्योंकि टोटल लोग कितने थे, 500। अब क्या हुआ, बदलाव आया, और बदलाव के बाद हमने क्या देखा कि चाय को हमने एक्स माना है और कॉफी को हमने वाई माना है। एक्स वस्तु की कीमतें बढ़ रही हैं। इसका मतलब चाय वाला कहता है कि आज से जो मेरी चाय का रेट है वो 15 रुपीज है, इज ओके। कॉफी वाले ने कोई चेंज नहीं किया, कॉफी का रेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां कीमतें किसकी चेंज हुई है, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ी है। केवल एक्स की कीमत चेंज करनी है, वाई की कीमत को हिलाना नहीं है। अब ये मांग थी, कितने लोगों ने चाय मांगी, 250 लोगों ने, और कितने लोगों ने कॉफी मांगी थी, 250 लोगों ने। कब, जब दोनों का रेट क्या था, 10-10। ये जो स्थिति है केस फर्स्ट की है, पूर्व स्थिति है, और ये जो स्थिति है केस सेकंड की है, बाद की स्थिति है।
बाद की स्थिति में क्या हुआ कि एक्स वस्तु की कीमत क्या होगी, बढ़ गई। अब आप देखो कि ये जो ग्राहक है 500 है, अब ये किस तरफ जाएंगे, क्योंकि दोनों वस्तुएं लगभग लगभग सेम काम करती है। अब जब चाय का रेट बढ़ गया तो ये लोग क्या करेंगे, किसकी ओर जाएंगे, अंडरस्टूड है, वो कॉफी ज्यादा पिएंगे, क्योंकि जब 10 रुपए में उसकी जरूरतें पूरी हो रही है कॉफी पी के, तो वो 15 रुपए क्यों लगाएंगे। तो ज्यादा ग्राहक किस तरफ चलेंगे, मांग किस तरफ चलेगी, ज्यादा कॉफी की तरफ, और चाय की मांग क्या होगी, पहले से कम होगी। लेकिन हमें क्या देना है, देखना है कि एक्स की तो कीमत देखनी है, और जो मांग है वो एक्स की नहीं देखनी, वो वाई वस्तु की देखनी है, दूसरी वस्तु की। दूसरी वस्तु कौन सी है, कॉफी। तो वाई वस्तु का मतलब कॉफी की मांग, एक्स वस्तु का मतलब चाय की कीमत। तो जैसे ही हमने चाय की कीमत बढ़ाई 10 से 15 कर दी, तो लोगों ने चाय को छोड़कर उसकी जगह पे किसको प्रतिस्थापित कर लिया, कॉफी को। तो हमने क्या देखा कि एक्स वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वाई वस्तु की मांग भी बढ़ गई, क्योंकि वाई वस्तु की मांग पहले 250 थी और अब 400 होगी। तो इसके विपरीत भी यदि हम जाएंगे तो वही केस यहां आ जाएगा कि ये कम होती है तो ये भी कम हो जाएगी। इसका मतलब कौन सा, सीधा या प्रत्यक्ष या घनात्मक, किनके मध्य, प्रतिस्थापन संबंध के मध्य है। लेकिन संबंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रतिस्थापन और दूसरा अपने जिक्र करते हैं अभी सेकंड, पूरक वस्तुओं के संबंध में। पूरक वस्तुओं के संबंध में संबंध पूरक भी होता है। अब पूरक वस्तुओं के संबंध, पूरक किसको बोलेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा कि पूरक का मतलब होता है संयुक्त, दोनों को मिलाकर यूज होगा, दोनों वस्तुओं को मिलाकर यूज। इसके लिए जैसे ही आपके सामने आए तो आप एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉपी पेन, आपको ये क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखें कि पूरक वस्तुओं का मतलब क्या है, कॉपी पेन। कॉपी नहीं है, पेन है, वो किसी काम का नहीं आएगा। या यूं भी कह सकते हो, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ ये मार्कर और ये बोर्ड, मान लो ये बोर्ड नहीं है तो इस मार्कर का कोई उपयोग नहीं है, और ये बोर्ड है, मार्कर नहीं है, तो भी मैं इसको नहीं चला सकता। तो इसके ऊपर लिखना है तो कब लिखा जाएगा, जब मेरे पास मार्कर भी हो और जब मेरे पास बोर्ड भी हो। इसी प्रकार आपके हाथ में पकड़ा हुआ पेन और कॉपी आपस में कौन सा संबंध बनाते हैं, पूरक संबंध बनाते हैं। इस पूरक संबंध को, पूरक वस्तुओं के संबंध को हम ये कह सकते हैं संयुक्त वस्तुओं का संबंध। एक ही बात है, अलग बात नहीं है। पूरक भी कह सकते हैं, संयुक्त भी कह सकते हैं, इंग्लिश में से कंप्लीमेंट्री गुड्स के नाम से भी पुकारा जाता है, कंप्लीमेंट्री गुड्स। अब यहां जो 2 वस्तुएं होंगी, एक एक्स वस्तु की कीमत वैसी ही बात जहां वहां लिखी थी, और एक वाई वस्तु की मांग। किस कीमत किसकी देखनी है, एक्स की, और मांग किसकी देखनी है, वाई की। लेकिन एक्स और वाई आपस में किस रूप में संबंधित है, पूरक रूप में संबंधित है, जिसका मैंने आपको प्रथम क्लास के अंदर जब मांग टॉपिक स्टार्ट किया था वहां किया था। वहां से आप पढ़ सकते हो कि पूरक वस्तुएं कौन सी है, प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी है। पूरक वस्तुएं वे होती है जब दोनों को एक साथ मिलाकर यूज किया जाए। एक वस्तु को नष्ट कर दिया जाए या एक वस्तु को शून्य कर दिया जाए तो दूसरी का कोई महत्व नहीं बचता, दूसरी उपयोग नहीं कर सकते। हजारों एग्जाम्पल है आपके पास भी, जैसे हम एसी चलाते हैं तो एसी और बिजली आपस में कौन सा संबंध रखती है, पूरक का। पैंट शर्ट पहनते हैं और पैंट और शर्ट आपस में कौन सा संबंध रखती हैं, पूरक का। पेट्रोल और गाड़ी आपस में कौन सा संबंध रखती हैं, पूरक का। इसी प्रकार बहुत से एग्जाम्पल आपको लिए लाइफ में मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि यदि आप कहो कि इस वस्तु की कीमत हमने बढ़ा दी, एक्स वस्तु की कीमत क्या कर दी हमने, बढ़ा दी, तो वाई वस्तु की जो मांग है वो कम हो जाएगी। कैसे होगी, इसके एग्जाम्पल कई ले लीजिए। हमने ये भी लिख सकते हैं पेट्रोल कार,
ये भी किसका एग्जाम्पल है, या पेट्रोल या बाइक? पेट्रोल कार किसका एग्जाम्पल है? पूरक का, कि पेट्रोल है, गाड़ी है, पेट्रोल है तो ही गाड़ी चलेगी, और यदि गाड़ी है तो ही पेट्रोल का महत्व है। दोनों में से एक भी चीज यदि जीरो होती है तो दूसरे का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहती। तो इस केस में हम ये चीजें मान के चलेंगे कि इलेक्ट्रिकल कार नहीं है, हम ये मान के चलेंगे कि पेट्रोल का कोई और यूज नहीं होता। यहां ये चीज फिक्स है कि पेट्रोल का केवल एक सिंगल यूज है, और वो सिंगल यूज किस में हो रहा है? कार में। और कार को चलाने के लिए एक ही चीज है, और वो चीज है पेट्रोल। ये चीजें सेट करके हम चले हैं, इतना मान के ही चलना है। तो अब आप देखो कि पेट्रोल को यदि आप एक्स वस्तु मान लेते हो और कार को आप वाई मान लेते हो, तो रियल लाइफ में इसको रख के देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो जी, एक्स वस्तु की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब पेट्रोल के रेट बढ़ गए। एक्स वस्तु आपने किसको माना है? पेट्रोल को। पेट्रोल के रेट बहुत बढ़ गए, ऊपर चले गए, तो भाई कार चलाना क्या हो गया है? कॉस्टली हो गया, महंगा पड़ गया। तो लोग कार की डिमांड क्या करेंगे? कम करेंगे। लोग बाइक पे आ जाएंगे या साइकिल पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉस्टली है। और ग्राहक हमेशा ही महंगी वस्तु से तो दूर भागता है और सस्ती वस्तु की ओर आकर्षित होता है। तो जैसे ही एक्स वस्तु की कीमत बढ़ेगी, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, तो लोग कार की मांग करना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो इसका मतलब कौन सा संबंध हो गया? ऋणात्मक। दूसरे वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि यदि एक्स वस्तु की कीमत कम होती है तो वाई वस्तु की मांग आपकी बढ़ जाएगी। संबंध जो बना वो कौन सा बना? विपरीत। विपरीत को हम क्या नाम दे सकते हैं? अप्रत्यक्ष। और इसी का ही तीसरा नाम आता है ऋणात्मक। एग्जामिनर आपसे इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकता है, हमें इन तीनों शब्दों को याद रखना है, ये आपस में पर्यायवाची है। अब बात आती है ट्रिक की। दो ही संबंध होते हैं, संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की ही हो सकती है, या तो वो पूरक में होंगी या फिर प्रतिस्थापन में होंगी। अब ट्रिक जो हम आपको दे रहा हूं, देखो जी, इसका साइज बड़ा है। प्रतिस्थापन जैसे हम लिखते हैं तो आप देख लीजिए, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 हमने 7 अक्षरों का यूज किया है। तो जो बड़ी चीज है उसको आप, बड़ा है तो घनात्मक, घनात्मक हमेशा बड़ा होता है, तो प्रतिस्थापन जो संबंध है वो घनात्मक होता है। घनात्मक मतलब प्रत्यक्ष होता है या सीधा होता है। बड़ी जो चीज होती है वो घनात्मक है, छोटी जो चीज होती है वो ऋणात्मक मानते हम। तो दूसरी शब्दों में इधर देख लीजिए, पूरक वस्तुएं हैं तो इसकी स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 तीन अक्षरों से बनी है, छोटी है। छोटी चीज कौन सी होगी? मान लीजिए मैं आपको कहूंगी +5 और -5, इसमें बड़ी कौन सी है? +5 बड़ा है और -5 क्या है? छोटा है। तो जब पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तुओं में घनात्मक संबंध है या ऋणात्मक संबंध है, तो बहुत इजी सी बात मैं आपको ट्रिक दे देता हूं। यदि तो प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं, प्रतिस्थापन वस्तुओं को हम क्या नाम दे सकते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं हैं। और दूसरा संबंध कौन सा होता है? पूरक। पूरक का दूसरा नाम है संयुक्त। तो ये संबंध दो ही प्रकार के होते हैं। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो हम देखते हैं कि 7 अक्षरों का यूज किया है, और यहां पर भी हम देखते हैं 6 अक्षरों का यूज किया है। तो ये लिखने में ये संख्या, ये जो शब्द है ये बड़े हैं, और ये शब्द क्या है? तो हमेशा जो बड़ी चीज होती है, प्लस वाली चीज बड़ी है या माइनस वाली चीज बड़ी है? तो प्लस वाली बड़ी होती है। तो यहां जो संबंध दिखेगा वो घनात्मक दिखेगा। घनात्मक को हम प्रत्यक्ष कह सकते हैं, इसी को हम सीधा कह सकते हैं। और यहां जो हमें संबंध दिखेगा वो कौन सा दिखेगा? ऋणात्मक। ऋणात्मक है तो हम उसको अप्रत्यक्ष या हम उसको विपरीत शब्द कह सकते हैं। तो हमारे पास अलग अलग दोनों के संबंध हमें ध्यान रखने हैं। प्रतिस्थापन संबंध कैसा है
और पूरक संबंध कैसा है। और जैसे ये यूनिट कंप्लीट होगी तो इसमें आए हुए क्वेश्चन मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे नोट्स में से रहेंगे, नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% आपको गारंटी है। कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं इन नोट्स के बाद। और ये क्वेश्चन आ चुका है, उम्मीद है मैंने लॉजिक भी क्लियर किया है और मैंने आपको ट्रिक भी दिया है। लॉजिक क्लियर करते हुए कहा है कि आप रख के देखो, इस चीज को रख के देखो, प्रैक्टिकली रख के देखो कि पेट्रोल के रेट बढ़ गए तो हम कार की डिमांड क्या करेंगे। भी पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो कार चलाना महंगा होगा, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। कार महंगा होगा तो लोग महंगी चीज से दूर भागेंगे और सस्ती वस्तु की ओर अट्रैक्ट होते हैं। नहीं यकीन तो आप एक और एग्जांपल देख लो। आपके घर के बाहर आपकी गली में कोई आवाज लगाता सुनाई दे दे कि मात्र 1000 रुपए के अंदर एलईडी टीवी हम दे रहे हैं, तो बहुत से लोग उसके पास आ जाएंगे, भाई साहब हमें दे रहे हो, हमें भी दो। क्यों? क्योंकि उसके रेट क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत कम है। कम रेट है तो डिमांड ज्यादा होगी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो भाई अब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो कार चलाना महंगा हो जाएगा, इसलिए लोग कार की डिमांड क्या करेंगे, कम करेंगे। संबंध विपरीत बनेगा। कब बनेगा? जब वस्तुएं आपस में कैसे जुड़ी हुई है, कैसे संबंधित है, पूरक वस्तुओं के। और पूरक क्या होता है? संयुक्त, दोनों को मिलाकर यूज हो तो वो पूरक कहलाते हैं। और दोनों में ऑप्शनल हो कि दोनों में से किसी एक का यूज करना है तो उसको प्रतिस्थापन या स्थानापन्न कहते हैं। तो ये एक प्रतिस्थापन संबंध होता है और एक स्थानापन्न। प्रतिस्थापन लिखने में बड़ा है तो गणात्मक, पूरक लिखने में छोटा है तो ऋणात्मक। ठीक, इसके अलावा कोई संबंध नहीं। अब आपको एक चीज का ध्यान दें कि हमने अभी 7 चीजें पढ़ी हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कितने घटक पढ़े हैं? 7 घटक पढ़े हैं। उनका एक बार जिक्र करें। पहला जो था वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, इसको कभी कभार हम मूल्य कह दे तो गलत नहीं है, एक ही बात है, वस्तु की कीमत या वस्तु का मूल्य। यहां ध्यान देने योग्य बात है, अभी यहां से भी एक क्लैश जो होता है वो क्लियर करना है आपका। यहां एक ही वस्तु की बात की जाएगी है, कहने का मतलब एक्स वस्तु की कीमत। कीमत किसकी ली गई है? एक्स की। तो मांग किसकी की है? एक्स वस्तु की मांग। ये लो, अब देख इसका रियल आंसर ये है, ध्यान रखना। जब हम पॉइंट नंबर 1 का जिक्र करते हैं जिसका नाम क्या है? वस्तु की कीमत या वस्तु का मूल्य, तब एक ही वस्तु है और उसका नाम है एक्स। उसी की कीमत देख रहे हैं और उसी की ही मांग देख रहे हैं। उसकी कीमत यदि बढ़ती है तो उसकी मांग क्या होगी? कम होगी। देख के देखो आप, कोई भी चीज जो महंगी हो जाती है उसकी मांग हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और कोई हमें सस्ती देता है तो हमें लगता है कि वस्तु सस्ती है तो हम उसको कहते हैं कि भाई साहब कुछ ज्यादा दे दो। मांग क्यों बढ़ा देते हैं? हमें पता है कि बहुत सस्ती मिल रही है तो ज्यादा ले लो। ये रियल लाइफ में हम करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सब्जी के बारे में, आप सब्जी खरीदो, कई बार आपको टमाटर बड़े सस्ते मिलते हैं तो आप सीधा कहते हो भाई साहब 2 किलो टमाटर कर दो। कारण आपको लग रहा है कि बहुत सस्ता है, ले लो, बाद में सस्ता मिले या ना मिले। तो जैसी कीमत बढ़ गई तो आप फिर कम कर देते हो। पोखरण के अंदर जब परमाणु विस्फोट हुआ था 1999 के अंदर, तब उसके प्रभाव को खत्म करने के लिए प्याज को वहां फेंका गया था और पूरे भारत के अंदर प्याज कम होने के कारण उसके रेट बहुत ज्यादा हो गए थे। उस वक्त 100 रुपए केजी प्याज बिका था 1999 में। तो कीमतें बहुत ज्यादा होने के कारण लोग जो प्याज की मांग करते थे तो वो ग्रामों में करते थे, भाई साहब 200 ग्राम प्याज दीजिए, 250 ग्राम प्याज दीजिए। तो इस प्रकार से हो जाता है सिस्टम। कब होगा? जब कीमतें बढ़ेंगी। यह ध्यान रखने वाली बात है कि कीमत किसकी है? एक्स की, और मांग भी किसकी है? एक्स की। और जब एक ही चीज की मांग है, एक ही चीज की कीमत है, दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है, तो हम यदि उसको ना भी लिखें एक्स, सीधे ही लिख दें कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, तो भी सही है, गलत नहीं है। कारण
हमें नाम उच्चारण की जरूरत कब पड़ती है? जब दो जने हो। मान लीजिए मेरे सामने एक ही स्टूडेंट बैठा है, तो मैं उसको कहूं कि बेटा इधर आओ, तो वो स्टूडेंट अपने आप समझ जाएगा कि यहां सिंगल मैं ही हूं, तो मेरा नाम ले सर चाहे ना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इस चीज को इस फॉर्म में भी लिख सकता था, एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग, क्योंकि कीमत भी एक्स की है, मांग भी एक्स की है। तो इसको ना लिखते हुए जर्नल भी मैं लिख दूं तो भी गाड़ी चलेगी। हमने पहले पिछली क्लास में जनरल बात की थी, एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग। ये कंसेप्ट हम कहां पढ़ेंगे? नंबर 1 के अंदर। नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय, यदि उपभोक्ता कौन? ग्राहक। यदि उसका इकोनॉमिकल कंडीशन चेंज होती है, उसकी कमाई में चेंज होती है, उसकी आमदनी चेंज होती है, तो वो उसकी मांग पे प्रभाव दिखाई देगा हमें। ये दो प्रकार का हम पढ़ सके, एक निम्न कोटि और एक उच्च कोटि। एक सामान्य भी हो सकता है। तो नंबर 1 इसके अंदर निम्न कोटि आई थी, पहले उच्च कोटि ले ले। उच्च कोटि और एक आप मानते हो निम्न कोटि। अब कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, अब मुझे आंसर दीजिए। अब जब हम उच्च कोटि की बात करेंगे तो आपके माइंड में कौन सी वस्तुएं आनी चाहिए? ब्रांडेड। अब मुझे बताओ कि आपकी यदि आय बढ़ती है, आय क्या होती है? बढ़ती है, तो आंसर आप खुद चेक करके देखो कि आप ब्रांडेड वस्तुएं पहले से ज्यादा खरीदोगे या कम खरीदोगे। आपकी इनकम बढ़ी तो, जैसी कमाई बढ़ी तो हमारे पास पैसा ज्यादा आया, तो हम उन ब्रांडेड वस्तुओं की और जाएंगे, तो उसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग बढ़ जाएगी। संबंध जो हमें दिखाई दिया वो कौन सा दिखाई दिया? सीधा। और यदि आय कम होगी, आय कम होगी, अब हम ब्रांडेड खरीद पाएंगे? नहीं। या मान लीजिए आप 4 शर्ट बनाते हो, तो आप एक ब्रांडेड बना लोगे, 3 दूसरी बना लोगे, यानी कि ब्रांडेड खरीद लोगे लेकिन पहले जितनी नहीं खरीदोगे, एक आध जो फंक्शन इवेंट के लिए आप रख लोगे, उसके लिए ब्रांडेड पे जाओगे, बाकी के लिए आप संडे सेल या हल्की कैटेगरी की कॉमोडिटी खरीदने लग जाओगे। तो जैसी आय कम होती है तो आपकी मांग भी क्या हो जाएगी? आपकी मांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आप अपने आप को चेक करके देख लीजिए, मेरी कमाई बढ़ती है तो मैं ब्रांडेड ज्यादा खरीदूंगा या कम खरीदूंगा, तो आपको खुद आंसर मिलेगा कि आप ज्यादा खरीदोगे। और आपकी आय कम होती है तो फिर अपने आप से पूछो कि क्या मैं शोरूम में पहले से ज्यादा जाऊंगा या कम जाऊंगा, तो आपको आंसर खुद मिलेगा कि मैं कम जाऊंगा। तो इसका मतलब सीधा संबंध। नंबर 2 हम किसकी बात करेंगे? गिफिन गुड की, सॉरी निम्न कोटि की वस्तुएं। निम्न कोटि की वस्तुएं ये कौन सी होती है? इसको जैसे ही आप पढ़ोगे, नाम से स्पष्ट है निम्न कोटि। आप चले जाओ कि जो रोड के ऊपर जो 150 रुपए की शर्ट, 100 रुपए की शर्ट, 100 रुपए की पैंट, तो जो इस प्रकार का जो अपने को पैंट शर्ट मिलती है वो आपके जहन में आ जाना चाहिए। तो जैसे ही वो आता है तो आप सोचो कि यदि आपकी इनकम पहले से बढ़ जाए, आपकी इनकम बढ़ जाए 40,000 से 1.5 लाख, 3 लाख, यहां तक ले जाओ, तो क्या आप उस संडे सेल या रोड के ऊपर जो प्रोडक्ट बिक रहा है, वो 100 रुपए की पैंट, 150 रुपए की शर्ट, 50 रुपए के जूते, क्या ऐसी चीजें आप खरीदोगे? अपने आप से पूछो, आंसर अपने आप आपको आप दोगे। आपकी इनकम बढ़ोगी तो आप वहां जाना पसंद नहीं करोगे। पहले क्यों जाते थे, करते थे? क्योंकि आपकी इनकम कम थी, आप ब्रांडेड माल नहीं खरीद पा रहे थे, इसलिए मजबूरी में आपको वहां जाना पड़ता था। लेकिन जब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप इन निम्न कोटि की वस्तुएं, घटिया प्रकार के सेब, घटिया प्रकार की सब्जी, अब सब्जी का भी क्या करोगे? अलग अलग रेट की आती है। वही टमाटर आपको 40 रुपए किलो भी मिलते हैं, टमाटर आपको 10 रुपए किलो भी मिलते हैं। 40 रुपए वाले टमाटर उच्च कोटि के है, बढ़िया है, और निम्न कोटि के टमाटर 10 रुपए में मिलते हैं, जो पुराने और थोड़े से गले हुए टाइप के होते हैं। दोनों में फर्क है। तो आप जब आपकी निम्न कोटि का मतलब है वो घटिया टमाटर, वो घटिया सेब, वो घटिया आम,
वो घटिया पैंट शर्ट उसका जहन में आना चाहिए, उसको रखो अपने सामने और सोचो कि मेरी यदि कमाई बढ़ती है तो मैं उनकी मांग बढ़ाऊं या घटाऊं। तो आपको आंसर मिलेगा कि आप ऐसे घटिया सेब आम खरीदना कम कर दोगे। और यदि आय आपकी घट जाए, आय घट गई, अब आपकी मजबूरी बन गई क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, पैसा कम है, तो आप अच्छी सेब, अच्छे आम, अच्छे कपड़े ये नहीं खरीद पाओगे। क्यों? क्योंकि उनके रेट बहुत ज्यादा है और उसको खरीदने के लिए आपके पास अमाउंट नहीं है। तो मजबूरी में आपको आय कम होने पर इनकी मांग क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। तो संबंध यहां पर भी कौन सा आपको दिखाई दिया? इनके अंदर विपरीत। और स्टार्टिंग में हमने देखा था इसके अंदर कौन सा संबंध था? सीधा सॉरी, इसके अंदर भी हमारा कौन सा संबंध था? विपरीत था। तो ये दूसरा कंसेप्ट हमने पढ़ लिया था, वस्तु उपभोक्ता की। तीसरा कंसेप्ट यदि हमने पढ़ा था उसका नाम था मौसम। इसमें हमने लिखा था कि यदि मौसम अनुकूल होगा, भी जो वस्तु को खाने के लिए जिस प्रकार का मौसम चाहिए वैसा मौसम हो जाए तो मांग बढ़ जाएगी। जैसे सर्दियां आ गई, कंबल की, आपकी जैकेट की, गर्म चीजों की, आपके समोसे की, इनकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मौसम उनके फेवर में है। और यदि मौसम अनफेवर में हो जाए, अनफेवर किसका? मान लो एसी है, सर्दी पड़ रही है, यहां तो टेम्परेचर माइनस में है, तो क्या एसी वालों की सेल होगी? जीरो होगी, नहीं होगी। उनकी मांग क्या होगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसी के ऑपोजिट मौसम बन गया। तो मौसम का हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद नंबर 4 पे हमने क्या पढ़ा? जनसंख्या। नंबर 5, जनसंख्या में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी मांग बढ़ेगी। मान लीजिए एक शहर में 5000 लोग रहते हैं, तो 5000 लोगों के लिए कपड़े की मांग है, 5000 लोगों के लिए सब्जी की मांग है, 5000 लोगों के लिए दूध की मांग है। और उसी शहर में 5000 से बढ़कर 50,000 जनसंख्या हो जाती है, तो अब कपड़े की मांग 50,000 के लिए करनी पड़ेगी। तो इस अंडरस्टूड है कपड़े की मांग भी ज्यादा हो जाएगी, दूध की मांग भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी मांग भी बढ़ती जाएगी। हम उदाहरण दे सकते हैं कि जयपुर की और यदि अपने सीकर की कंपैरिजन करें, सीकर की पॉपुलेशन कम है तो सीकर में डिमांड क्या रहेगी? कम रहेगी। झुंझुनू की बात करें, डिमांड कम रहेगी। किसके कंपैरिजन? जयपुर के कंपैरिजन। और जयपुर और दिल्ली की बात कर लीजिए आप, तो दिल्ली में पॉपुलेशन और ज्यादा है, तो वहां डिमांड क्या है हर चीज की? जयपुर से भी ज्यादा है। तो पॉपुलेशन जैसे जैसे ग्रोथ करती जाएगी वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ती जाएगी। कौन सा संबंध यहां दिखाई देगा आपको? सीधा संबंध। ये संबंध मैं लिख देता हूं सभी के अंदर, और ये भी संबंध है। नंबर 5 की हम यदि बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता की रुचियां, स्वभाव, फैशन, यदि ये चेंज होता है तो भी डिमांड चेंज हो जाएगी। एक आदमी, उसका टेस्ट, उसकी रुचि दूध पीने में थी, वो दूध की मांग करता था, लेकिन दूध एलर्जी आ गया उसको, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो अब वो उसकी रुचि बदल गई, स्वभाव बदल गया कि मेरे को दूध नहीं पीना, तो उसकी मांग नहीं करेगा। एज वाइज मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे जैसे एज होती जाती है आदमी की, तो उसके जो टेस्ट है, उसकी रुचि है, उसका स्वभाव बदलता जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मांग भी चेंज करता रहता है। मैंने आपको बताया था 7-8 साल का बच्चा कार्टून देखना पसंद करता है, तो वो कार्टून की मांग करेगा, वो यही कहेगा टीवी में कार्टून लगाओ, मैं तो इसी की मांग करता हूँ, कार्टून लगाओ। उसको आप मॉल में लेके जाओगे तो वो किसकी मांग करेगा? चॉकलेट की मांग करेगा, टॉफी की मांग करेगा, क्योंकि उसकी रुचि उसी में है। और जैसे ही वही बच्चा बड़ा होके 18-19 साल का हो गया, तो वो चॉकलेट टॉफी की बजाय कुछ और पीना पसंद करेगा, क्योंकि उसका टेस्ट बदल गया। वो कार्टून की बजाय फिल्में देखना पसंद करेगा, रोमांटिक सॉन्ग सुनना पसंद करेगा। और जब 30 साल का हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा मैरिज के बाद, तो फिर वो सैड सॉन्ग पे आ जाएगा, वो सैड सॉन्ग पसंद करेगा। फिर थोड़ा सा और बढ़ेगा तो बिजनेस के ऊपर ध्यान देगा, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, तो वो शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी मार्केट, इस प्रकार की न्यूज देखना पसंद करेगा। 60-65 का हो जाएगा तो सत्संग के अंदर चला जाएगा।
तो उसकी रुचियां बदलती रहती हैं, और रुचियां बदलेंगी तो मांग भी बदलेगी। 6 हमने पढ़ा फैशन। फैशन डिमांड को बहुत चेंज करता है। आज का जो युग है वो फैशन का युग है। आप खुद ही मार्केट में जाके दुकानदार को कहते हो भाई साहब हमें वही चीज दिखाओ जो इस वक्त चल रही है, फैशन में चल रही है, क्योंकि आपको ज्यादा पता है कि फैशन में क्या चल रहा है, कौन सी बिक रही है, क्योंकि हर आदमी फैशन के साथ चलना चाहता है। तो यदि फैशन आ चुका है किसी वस्तु का, किसी कलर का, तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और यदि फैशन आउट हो चुका है तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और 7वां हमने पढ़ा अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जो अभी आज हमने क्लास में चर्चा की। तो इसके ए का मतलब है अन्य, से का मतलब है संबंधित। इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब हमने अन्य संबंधित वस्तुओं की बात की थी, यहां दो वस्तुएं दिखा, एक्स और एक वाई, और जब वस्तुओं की कीमत आप यूज करोगे, जो अभी हमने वस्तुओं की कीमत यूज की, तो वहां एक ही वस्तु है एक्स, और यहां पर भी एक्स, कीमत भी एक्स की, मांग भी एक्स की। यदि एक ही वस्तु है, उसी की कीमत, उसी की मांग, तो आप पॉइंट नंबर 1 पे हो। और जब आप दो वस्तु जिक्र कर रहे हो तो आप पॉइंट नंबर 7 में हो। यहां पर भी कीमत है, यहां पर भी कीमत है। यदि एक वस्तु की बात है तो वस्तु की कीमत है, जब दो वस्तुओं की बात है तो उसका मतलब है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें। संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के हो सकते हैं। पहला संबंध हो सकता है प्रतिस्थापन संबंध, दूसरा संबंध हो सकता है पूरक संबंध। प्रतिस्थापन के अंदर अपने को दोनों वस्तुओं को प्रतिस्थापन मान के चलना है, और इसकी डेफिनेशन मैंने आपको पहली क्लास के अंदर डिमांड में करवाई थी कि प्रतिस्थापन संबंध कौन सा होता है, दोनों वस्तुएं प्रतिस्थापन होगी। एग्जाम्पल के लिए चाय और कॉफी, ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। एक्स वस्तु यानी कि एक चाय है और एक कॉफी, चाय की कीमत और कॉफी की मांग। ये मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाया था कि केस 1 में चाय और कॉफी दोनों के रेट सेम है। केस 2 में चाय अपना रेट 5 रुपए बढ़ा देते हैं, तो उसका प्रभाव हमने क्या देखा कि चाय की मांग कम होकर उसके लोग, चाय के जो ग्राहक है वो किसकी ओर चले गए, कॉफी के अंदर। तो चाय की कीमत और कॉफी की मांग क्रॉस देखना है, ऐसा नहीं देखना कि चाय की कीमत चाय की मांग। यदि ऐसा देख लिया तो नंबर 1 में चले गए आप। यहां एक्स की कीमत और वाई की मांग, और एक्स और वाई संबंधित कैसे होनी चाहिए, स्थानापन्न। और यदि ये दोनों पूरक रूप से संबंधित है, और यदि ये दोनों पूरक रूप में संबंधित है, तो फिर पूरक का एग्जाम्पल क्या हो गया, कार पेट्रोल, कॉफी पेन, कॉपी पेन। तो कार पेट्रोल का मतलब एक्स को आपने पेट्रोल मान लिया और वाई को आपने कार मान ली, तो ये विपरीत संबंधित हो गए। इसके लिए मैंने ट्रिक दिया है आपको, बिल्कुल प्रतिस्थापन लिखने में बड़ा है, पूरक लिखने में छोटा है। बड़े के लिए धनात्मक वर्ड, छोटे के लिए ऋणात्मक वर्ड। क्यों? क्योंकि इन दोनों में हम +5 और -5 में बड़ा देखें तो हम यही कहेंगे, यानी कि धनात्मक चीज बड़ी होती है और ऋणात्मक चीज छोटी होती है। तो ये ट्रिक है, ये नहीं भूलना। ये लास्ट आपके एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस प्रकार से यहां तक आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। कौन सा है? मांग, और मांग को प्रभावित करने वाले घटक। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म और लिख लेते हैं अपने, मांग फलन। इसका एक मैथमेटिकल फलन और लिख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि मांग फलन किसे कहते हैं। इसको डिमांड फंक्शन कहेंगे हम इंग्लिश में, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन किसे कहते हैं? तो मांग फलन एक मैथमेटिकल रूप है। इसको लिखा यूं जाता है, डी इज इक्वल प्राइस ऑफ एक्स, वाई इनकम, वेदर डब्ल्यू पॉपुलेशन, टेस्ट, प्राइस ऑफ वाई, कुछ और भी हो सकता है। तो ये मैथमेटिकल रूप है। अब इसको, इसका मतलब क्या है, यहां डी का मतलब क्या है, मांग। एफ का मतलब है फलनात्मक संबंध।
एफ का मतलब फलनात्मक संबंध। प्राइस ऑफ एक्स, क्योंकि आप डिमांड भी किसकी देख रहे हो, एक्स की, एक्स वस्तु की डिमांड देख रहे हो और प्राइस भी किसका है, एक्स का, तो ये पहले पॉइंट में चला जाएगा। जब आपकी कीमत और एक्स वस्तु की कीमत और एक्स वस्तु की मांग, जब एक ही वस्तु है उसी की कीमत और उसी की मांग है, तो आप पॉइंट नंबर 1 पे हो। और जब दोनों अलग अलग हैं, एक्स की कीमत है और वाई की मांग है, तो आप अन्य संबंधित वस्तुओं में हो। तो यहां एक्स की, ये पहला है वस्तु की कीमत जो हमने पढ़ा है, वस्तु की कीमत जो हमने पॉइंट नंबर 1 में पढ़ा था। y का मतलब मैंने आपको बताया था कि y किसके लिए आता है, आय। इसका मतलब वस्तु की कीमत भी प्रभावित करती है, आय भी। w का मतलब यहां पे मौसम से लिया गया है, वेदर। पीओपी का मतलब पॉपुलेशन है, इसका मतलब जनसंख्या से लिया गया है। टी का मतलब टेस्ट है, जिसको हम रुचि कह सकते हैं। और पी वाई, इसका मतलब क्या होगा, देखो एक्स की कीमत, एक्स की डिमांड है और वाई की क्या है, कीमत। वस्तुएं कितनी होगी, 2। ये पॉइंट क्लियर करता है अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, जो आपने पॉइंट नंबर 7 में पढ़ा था। और इसके साथ लिखना चाहो तो आप एफ भी लिख सकते हो, फैशन। तो इसका मतलब ये सारी चीजें मिलकर, ये सारी चीजें मिलकर कौन कौन सी, पी एक्स वाई डब्ल्यू पीओपी टी वाई पी एफ, जिसको हम बोल सकते हैं वस्तु की कीमत, आय, मौसम, जनसंख्या, रुचि, फैशन, अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमतें, ये सारी मिलकर प्रभावित करती है किसको, मांग को। और इसको मैथमेटिकल रूप में हम दिखाएं तो इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और इसका मैथमेटिकल रूप क्या कहलाता है, मांग फलन। इसकी परिभाषा यूं आएगी, मांग तथा, मांग तथा, ये मांग है तो मांग को हमने मांग लिखा, मांग तथा मांग को, ये सारी चीजें कौन है, ये सारी चीजें कौन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मांग तथा मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य जो फलनात्मक संबंध बनता है उसे मांग फलन कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा मांग, मांग का मतलब ये चीज। दूसरा क्या पढ़ा, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। ये सारे मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके और इसके बीच में एक फलनात्मक संबंध बनता है, मैथमेटिकल फंक्शन। ये सारे मिलकर डिमांड को कितना चेंज करेंगे, इसी संबंध को हम बोलते हैं मांग फलन। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक हमने 3 क्लासें पढ़ी। तीनों क्लासों के अंदर हमने डिमांड को क्लियर किया कि डिमांड किसे कहते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि इच्छा कन्वर्ट होती है आवश्यकता में, आवश्यकता कन्वर्ट होती है मांग में। इच्छा के अंदर आपके 1 या 2 तत्व होते हैं, आवश्यकता के अंदर पहले तीनों होंगे और मांग के अंदर 5 तत्व होते हैं। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है कि मांग में कितने तत्वों का समावेश होता है, तो 5। क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा कि मांग को कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। उसको कवर करने से पहले कुछ हमने बेसिक पॉइंट पढ़े थे। प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती है, पूरक वस्तुएं कौन सी होती है। और मांग को प्रभावित करने वाले घटकों के अंदर हमने ये पढ़ा, तो हमने 7 पढ़े हैं। ये सातों हमारे नाम पे हैं, सातों को हमने पढ़ा। वस्तु की कीमत, इसमें ध्यान रखना है, रट्टा कुछ नहीं लगाना। आप कंडीशन को रखो। आप देखो किसी रेट बढ़ते हैं तो आप क्या करोगे, किसी भी रेट का देखो। आप दूध का रेट मान लो 40 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गया, तो क्या आप दूध पहले से ज्यादा खरीदोगे, कम खरीदोगे? आप अपने से पूछो कि यदि इस चीज का रेट बढ़ता तो मैं क्या करूंगा, तो वही आंसर मिल जाएगा आपको। कीमत बढ़ेगी, दूध का रेट बहुत ज्यादा हो गया, तो आप उसकी मांग कम कर दोगे। ठीक। अब बात आती है कि लोग बादाम कम खाते हैं, मूंगफली ज्यादा खाते हैं, क्यों? उसका पीछे रीजन क्या है?
बादाम आपको 800 रुपए किलो मिलते हैं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। मूंगफली आपको 70-80 रुपए 100 रुपए मिल जाती है। तो जिसके रेट ज्यादा होंगे मांग कम होगी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हर जगह है, हर नियम पे है। तो क्यों? क्योंकि उपभोक्ता हमेशा ही सस्ती वस्तु की ओर भागता है और महंगी वस्तु से दूर हटता है और सस्ती वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है कि मैं सस्ती खरीद लूं। ये एक ह्यूमन नेचर है, हर चीज होता है। जैसे हम कहते हैं कि चुंबक का एक गुण है, चुंबक हमेशा लोहे की ओर भागती है, वो लोहे को चिपकेगी क्योंकि उसका गुण है। इसी प्रकार उपभोक्ता का, ग्राहक का गुण है, उसको जो सस्ती वस्तु मिलती है वो उसकी ओर जाता है, उसकी मांग ज्यादा करता है, और महंगी मिलती है तो उसकी मांग कम करता है। ये ह्यूमन नेचर है। तो ये हमने यहां पढ़ा। उपभोक्ता की आय में हमने देखा कि भाई दो वस्तुएं हो सकती हैं, एक उच्च कोटि की वस्तु हो सकती है और एक निम्न कोटि। यदि तो उच्च कोटि की है तो संबंध बनेगा सीधा, निम्न कोटि की है तो संबंध बनेगा विपरीत। प्रभावित तो होगी मांग, लेकिन उसको कैसे होगी कि आय बढ़ने पे घटेगी या बढ़ेगी, वो अलग अलग है दोनों का, और दोनों अपने पूर्ण डिस्कशन किया था। इस पे भी क्वेश्चन बहुत आता है। मौसम चेंज करता है, जनसंख्या, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अन्य संबंधित वस्तुओं में ध्यान रखना, पहले में कीमत आ रहा है और सातवें में कीमत आ रहा है। पहले में जब कीमत आएगा तो एक ही वस्तु की बात है, और जब सातवें में कीमतें आएंगी तो दो वस्तुओं की बात है, दो वस्तुएं होंगी और दोनों में आपस में संबंध होना जरूरी है। और संबंध दो प्रकार का होता है, प्रतिस्थापन और पूरक। जितना चैप्टर हमने इन तीनों क्लासों में पढ़ा है 100% इसमें से एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आएगा। और आपको बिल्कुल, जिसने थोड़ा सा कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे वीडियो को वापस ध्यान से देखें, हर बारीक चीज कवर की गई है, इससे बाहर जाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। अगली क्लास में हम मांग के नियम को लेके मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।